चलिए, अब जब हम बात करें केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ्स हो, तो जो हमारी रियल लाइफ है ना, उसके अंदर वी डील विथ मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस मतलब मैक्रोस्कोपिक का मतलब है जिनको हम नाकेड आई से देख सकते हैं। जैसे मैं हुआ, तुम हुआ, एक फुटबॉल हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई है, संतरे हो गए हैं, टमाटर हो गए हैं। तो कोई भी चीज जो तुम देख रहे हो वो माइक्रोस्कोपिक है। पर केमिस्ट्री में वी डील विथ माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जब तुम केमिस्ट्री की बात करते हो तो यहां पर दो चीजों से तुम्हें डील करना होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक है ये बहुत छोटे कौन होंगे, बहुत छोटे। जैसे कि तुम बात करो तो छोटा क्या है, उसकी अगर हम यहाँ पे बात करें कि छोटे छोटे क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन। आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ने नहीं देखा। प्रोटॉन वो भी किसी ने नहीं देखा। न्यूट्रॉन ये भी किसी ने नहीं देखा। छोटा इंडिविजुअल एटम ये भी किसी ने नहीं देखा है। ये भी किसी ने आज तक नहीं देखा है। हाँ, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है वहां से हमें इनके बारे में कुछ कुछ पता लगा, लोगों ने हमें बता दिया। तो जब हम केमिस्ट्री डील कर रहे हैं तो तुम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की बात करते हो। अब तुम्हारे ये जो सब्सटेंस है या तो ये सॉलिड होंगे, या नॉर्मली ये लिक्विड होंगे, या नॉर्मली ये गैस होंगे। और अभी चौथी स्टेट हम प्लाज्मा प्लाज्मा के बारे में बात नहीं करेंगे। ना इनके बारे में जानना है, ना इनके बारे में समझना है। नॉर्मली मैटर जो है वो तीन स्टेट में तुमको देखने के लिए मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है वो तुम्हें तीन स्टेट में देखने के लिए मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो मैटर है इसको तुम्हें नापना है। तो नापने के लिए तुम क्या क्या यूज कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस की अगर तुमको मेजरमेंट करना है तो तुम ये मेजरमेंट कहां से करोगे। तो ये मेजरमेंट या तो तुम वेट के टर्म्स में करोगे, या तुम वॉल्यूम के टर्म्स में करोगे, या तुम नंबर के टर्म्स में करोगे। अब अगर किसी चीज को तुम्हें नापना है तो अगर कोई मैटर है तो उसके लिए तीन ही तरीके तुम्हारे पास हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तीन स्टेट्स नापने के तरीके, या तो तुम उनका वेट नापो, या तो तुम सब्सटेंसेस का वेट नापो, या तुम उनकी वॉल्यूम नापो, या तुम उनके नंबर को नापो। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तुम्हें समझना है कि हम वेट और मास को सेम मान लेते हैं। फिजिक्स में तुम mg लिखते हो और केमिस्ट्री में हमारे लिए जब टर्म आएगी तो वेट एंड मास आर सेम। अब आपको समझना है कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारे इस चैप्टर में वेट और मास एक ही चीज हो जाएगी। तुम वेट या मास एक ही चीज को मान के करोगे। फिजिक्स में ये अलग होता होगा, माइक्रोस्कोपिक के लिए ये अलग हो सकता है, पर जब हम माइक्रोस्कोपिक या इन पे काम कर रहे हैं तो तुम्हारा वेट या मास एक ही चीज मानकर तुम कैलकुलेशन को करने वाले हो। तुम वेट या मास, तुम किस चीज को एक मान रहे हो यहाँ पे, वेट और मास। क्योंकि और दूसरे का भी हम उससे रिलेटिव ही निकालते हैं तो केमिस्ट्री में वेट और मास सेम हो जाएगा। अब जनरली तुम सॉलिड और लिक्विड के लिए वेट नापते हो। जनरली तुम सॉलिड के लिए बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड की, तुम जनरली सॉलिड के लिए वेट नापते हो। क्या नाप लेते हो, जनरली वेट। अगर तुम्हें वेट मालूम है तो तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, पर जनरली तुम सॉलिड के लिए वेट को मेजर करते हो। तुमने सॉलिड। अब लिक्विड और गैस मिलके बन जाते हैं फ्लूइड। एक स्टेट हो जाती है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब हुआ दैट कैन फ्लो। कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको तुम फ्लूइड बोलते हो। जनरली लिक्विड और गैस ही फ्लो करते हैं।
जनरली लिक्विड और गैस ही फ्लो करती है। तो लिक्विड और गैस के लिए या तो तुम उनका वेट नापोगे या तुम उनकी वॉल्यूम नाप सकते हो। अब तुमको यहां समझ आया, या तो तुम इनका वेट नापोगे या तुम इनके लिए वॉल्यूम को नाप लोगे। देखो तुम्हारे पास तीन तरह के सब्सटेंसेस है। तुम्हारे पास कितने तरह के सब्सटेंसेस है बेटे? यहाँ पे तीन, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। नॉर्मल कंडीशन में तुम्हारे पास तीन ही तरह के सब्सटेंसेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के लिए तुम वेट नापते हो जनरली, इनके लिए तुम वेट या वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि तुम सॉलिड के लिए वॉल्यूम नहीं नाप सकते। अगर कोई मैटर है तो तुम उसका वेट भी नाप सकते हो, वॉल्यूम भी नाप सकते हो, नंबर्स को भी। पर अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? वेट और वॉल्यूम। अब तुम यहां पर एक चीज देखो कि वेट या वॉल्यूम में रिलेशन, एक चीज तुमने पढ़ी होगी, डेंसिटी। डेंसिटी होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुम डेंसिटी को W अपॉन V लिखोगे। अब तुम डेंसिटी को लिखोगे W अपॉन V। यू राइट द डेंसिटी एज W अपॉन V। तो अब तुम देखो डेंसिटी, तुम सबको मालूम है डेंसिटी क्या होती है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वेट को नापने के लिए या तो तुम ग्राम का उपयोग करोगे, या तुम केजी का उपयोग करोगे, या तुम पाउंड का उपयोग करोगे, या तो पाउंड। तो अभी तो हम दो यूनिट यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री में। वॉल्यूम को नापने के लिए या तो तुम ml यूज करोगे, या तुम सेंटीमीटर क्यूब यूज करोगे, या तुम लीटर यूज करोगे, या तुम मीटर में नापोगे। इन सबके रिलेशन भी निकाल देंगे। तो तुम अगर वेट मालूम है तो तुम उसकी वॉल्यूम को, वेट मालूम है तो तुम उसकी वॉल्यूम को या इन सारे कैलकुलेशंस को कर सकते हो। अब यहां पर एक और चीज आई, गैसेस। अगर हम यहां पे बात करें गैस, तो गैस के एग्जांपल क्या होते हैं? तुमको मालूम है, एयर। एयर इज एग्जांपल ऑफ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस। तो गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब हमने यहां से एक और चीज देखी, गैसेस जो हैं उनकी कोई वॉल्यूम नहीं होती है, हैव नो फिक्स वॉल्यूम, या गैसेस हैव नो वॉल्यूम। अब उनकी वॉल्यूम क्या हो गई? खुद की कोई वॉल्यूम नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब हुआ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब अगर तुमने बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ गैस, कुछ तो वॉल्यूम होगी अगर मैटर है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि गैस की वॉल्यूम उसी कंटेनर की वॉल्यूम है जिसमें तुमने गैस को फिल किया है। पर ऐसा लिक्विड और सॉलिड के केस में नहीं है। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स है, गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम and they try to fill the given space, and they try to fill given space। जो भी जगह तुम दोगे, जो भी जगह पे तुम गैस को रखोगे, गैस इसको भरने की कोशिश करेगा। Gases don't have fixed volume, so whatever may be the volume you are given to gas, whatever may be the container you are using for gas try to fill it। तुम देखो ना, अगर एक परफ्यूम की बोतल को तुम यहाँ एक रूम में कहीं ओपन करते हो, मैंने यहाँ ओपन किया, तो थोड़ी देर बाद फ्रेग्रेंस जो है वो पूरे रूम में हमें महसूस होती है, हम उसे स्मेल कर सकते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि परफ्यूम की बोतल ने उस स्मेल को या फ्रेग्रेंस को पूरे रूम में पहुंचा दिया है। तो गैसेस डोंट हैव वॉल्यूम। अब पर ऐसा तो नहीं है कि गैस में वॉल्यूम नहीं है, हाँ उनकी खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है। तो अब इस केस में तुमको क्या रखना होगा? अगर तुम्हें कंटेनर क्लोज है, अब तुम्हारे कंटेनर दो तरह के होंगे, खुले या बंद। अगर तुमने खुली बोतल ली तो उसमें गैस अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है। पर अगर तुमने बोतल को बंद कर दिया, या कंटेनर को या वैसल को बंद कर दिया, तो उसके अंदर क्या होना है? तो उसके अंदर तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। उस केस में तुम्हारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जो कंटेनर फिक्स कर दिया वही वॉल्यूम गैस की आ जाएगी।
तो अब तुमने बोला वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अब देखो किसी भी चीज को काउंट करने के लिए तुम्हारे पास तीन तरीके, ए बी सी नंबर। तो नंबर को भी तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें वेट मालूम है तो तुम उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। अब अगर हम यहां पे बात करें एटम, तो अब देखो सबसे पहले हमने एटम को स्फेरिकल माना है। वी अज्यूम कि एटम स्फेरिकल होता है, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मान लिया है कि एटम का जो शेप है, द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। जो तुम्हारा एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, द शेप ऑफ एटम इज स्फेरिकल। तुम्हारा एटम कैसा है? स्फेरिकल है। अब सब्सटेंस जो है वो अकेले एटम के फॉर्म में मिलेगा या जुड़े हुए एटम के फॉर्म में मिल जाएगा? तो अगर तुम एटॉमिक सब्सटेंस की बात करो तो सिर्फ नोबल गैसेस। अब जो तुम्हारी नोबल गैसेस हैं वही सिर्फ एक एटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं। अब मैं तुमको नोबल गैसेस याद करना सिखाई थी, हीलिना, नीना और कैटरीना का एक्सरे रंगीन। मैं तुमको बोला था नोबल गैसेस याद करने के लिए नोबल गैसेस को याद करें, तो ये मोनो एटॉमिक है। ये सब अपनी कैसी है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है एक एटम, ओनली वन एटम। ये एक ही एटम से बनी हुई है, ये एक ही एटम से बनी हुई है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन, रेडॉन, ये एक ही एटम से बनी है। अब दूसरी अगर कोई गैस हो तो वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनी है। तो दूसरी गैसेस के क्या होंगे? जो दूसरी गैसेस हैं, अब जो तुम्हारी दूसरी गैसेस है अदर गैसेस आर, अब जो तुम्हारी दूसरी गैसेस है वो कैसी हैं? पॉली एटॉमिक। अभी तुमको सब कुछ समझा था। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? टू और मोर देन टू एटम्स। उन गैसेस के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं। उन गैसेस में दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। जैसे अब तुम देखो, जैसे कि तुम्हारी गैसेस दो एटम वाली गैस, अब देखो दो एटम वाली गैसेस, व्हेन आई राइट हियर द गैसेस विद टू एटम, अगर मैं यहां पे लिखूं गैसेस विद टू एटम H2, then I write here F2, Cl2, O2, O2, N2, ये डाई एटॉमिक है। ये कैसी है? डाई एटॉमिक। कैसी गैसेस है? क्योंकि मोल पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म हमको आएगी वो मालूम, डाई एटॉमिक। अब इनमें एक ही से एटम है तो ये होमो एटॉमिक। होमो, होमो मतलब एक से। होमो वर्ड का मतलब यहां पे क्या हुआ? होमो मतलब यहां पे क्या हुआ? दोनों एक से एटम हैं। अब दो अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। यहां देखो, दो अलग अलग एटम भी हो सकते हैं। दो अलग अलग एटम कैसे हो सकते हैं? किस गैस में दो अलग अलग एटम है? CO, NO, HF, HCl, इनमें दो अलग अलग एटम है तो ये हेट्रो एटॉमिक, ये हेट्रो एटॉमिक। अब देखिए, डाई एटॉमिक गैसेस दो तरह की होंगी। डाई एटॉमिक गैसेस जो हैं वो दो तरह की होंगी जिनमें जुड़ने वाले एटम एक से, जिनमें जुड़ने वाले एटम एक से हो। अब देखो, तो ये पॉली एटॉमिक होने का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर। इनका एक मॉलिक्यूल बनेगा। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? तो डाल्टन ने क्या बताया था? मॉलिक्यूल एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कंबाइन करते हैं और वो मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब अगर ये होमो एटॉमिक है तो ये एलिमेंट है, अगर ये होमो एटॉमिक है तो ये एलिमेंट है। अब देखो, अगर ये होमो एटॉमिक है तो इसको हम बोलेंगे, तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, इसको अब हम बोलेंगे कंपाउंड। तो एलिमेंट और ये कहलाएंगे कंपाउंड। अगर तुम्हारे
दो अलग अलग एटम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, अगर दो, अब तीन भी हो सकते हैं। ओजोन, ओजोन कैसा है? होमो ट्राई एटॉमिक, होमो ट्राई एटॉमिक। SO2, इसमें टोटल एटम कितने देखो SO2 लिखने में, एक सल्फर और दो ऑक्सीजन, तो ये हो गया तुम्हारा हेट्रो ट्राइटोमिक। अब ये वाली गैस कैसी हो गई है तुम्हारी? हेट्रो, मतलब अलग अलग, तीन है तो ट्राई एटॉमिक। अब हेट्रो ट्राइटोमिक एग्जांपल तुमने यहां लिया SO2, CO2, NO2, N2O एटसेट्रा। अगर कितने एटम? तीन अलग अलग एटम। अब अगर ऐसे तुम देखो अमोनिया, अमोनिया में कितने एटम है? इफ आई राइट हियर अमोनिया, अमोनिया के अंदर मुझे बताओ कितने एटम, हाउ मेनी एटम्स बीइंग प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल? बताओ मुझे कितने एटम प्रेजेंट है अमोनिया के मॉलिक्यूल में? और क्या कितने हैं? 4। अब देखो, अब अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? हाउ मेनी एटम बीइंग प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल? एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4। अच्छा, अब मीथेन लिखूंगा तो बताओ कितने आएंगे? हाउ मेनी एटम इज प्रेजेंट इन मीथेन मॉलिक्यूल? 5। अब अगर मैंने यहाँ पे BF3 लिखा तो बताओ मुझे कितने एटम आएंगे BF3 में बेटा? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन BF3 मॉलिक्यूल? 4। BF3 में कितने आ जाएंगे? 4। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा C2H6 इथेन, अब मुझे C2H6 को इथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं C2H6 को? इथेन। तो अब मुझे बताओ इथेन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? हाउ मेनी एटम्स बीइंग प्रेजेंट इन? 8 एटम। इथेन के अंदर कितने एटम है? 8। अगर इफ आई राइट समवेयर C3H8, अब बताओ C3H8 में कितने एटम प्रेजेंट है? हाउ मेनी एटम्स बीइंग प्रेजेंट इन C3H8 मॉलिक्यूल? प्रोपेन, C3H8 के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? इसे प्रोपेन बोलते हैं। अब ये सब देखो, ये सब तुम्हारे हैं पॉलीएटॉमिक, इन सबको तुम बोलते हो पॉलीएटॉमिक। तो अब मुझे बताओ C3H8 में कितने एटम है? 11। काउंट करें, कार्बन के 3। अब ये तुम्हारी गैसेस हो, अब देखो ये तो तुमने बोला गैस, तो गैसेस में भी पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। गैस कैसी हो सकती है? अब तुम्हारी गैस जो है वो दो तरह की हो सकती है, मोनो एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मोनो और पॉली, और जितने भी सॉलिड, लिक्विड या गैस होंगे वो जनरली पॉलीएटॉमिक। अब तुम किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड, लिक्विड, गैस तो बना सकते हो। अब तुम किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड, लिक्विड बना सकते हो। तो अब ये इनको हमने जनरल टर्म, अब हमने इनके लिए एक जनरल टर्म यहां पे लिख दी, पॉली एटॉमिक। क्या बोल दिया हमने भाई इनको? पॉली एटॉमिक। अब अगर मैं यहां पे लिखूं C6H12O6, अब मुझे बताओ इसमें टोटल एटम कितने तरह के, अलग अलग एटम कौन से हैं? पहले बताओ, इसमें ये कंपाउंड है ग्लूकोज, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है मुझे बताओ? ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विच एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज? 3। अब कार्बन के कितने एटम है? कार्बन के कितने एटम है? 6। कार्बन के 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। टोटल कितने हो गए? 24। 24। तो देखो, देर आर 3 डिफरेंट टाइप, तुमको ये समझना, ग्लूकोज देर आर 3 एलिमेंट्स। ग्लूकोज के अंदर 3 ही एलिमेंट हैं। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब 3 एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं, इसे तुम क्या बोलते हो? एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एटॉमिसिटी। अब मुझे व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन? जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन? 3। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज 3। अच्छा, if I write here P4, what is atomicity of P4? 4. 4.
If I write here acid, what is atomicity of acid? This is 8. not, these are not gases, these are solids. ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड्स है, इनको तुम गैस बना सकते हो. अभी तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड. एसिड C60, what is the atomicity of carbon in C60? 60. 60. How many carbon atoms are present in a C60 molecule? 60. C60 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? So number of carbon atom present in C60 molecule will be equal to 60. कितने एटम प्रेजेंट है इसके अंदर? 60. तो अब ये हुआ केमिकल फॉर्मूला. अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बात कर ली है, केमिकल फॉर्मूला. तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, दिस विल गिव यू कंपोजिशन. ये हमको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? दिस विल गिव यू कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड. कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड in terms of symbol. In terms of symbol. अब अगर मैंने केमिकल फॉर्मूला लिखा तो ये सिंबल के प्रेजेंट में, सिंबल के फॉर्म में एक एलिमेंट में कितने प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट करेगा. सिंबल ऑफ एलिमेंट. तो एक, अगर आप देखो मैंने ऐसा लिखा ना, अगर कहीं CO, if somewhere I write CO, अगर अब मैं देखो इस स्क्रीन पे CO लिख रहा हूं, तो ये बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन, और इसका नाम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड. इनके नाम अलग से आए. अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा CO2, तो इस कंपाउंड में 2 एटम प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, जिनमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम. CO2 में कार्बन. अब अगर मैंने लिखा SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है. सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ पे 3 एटम है. तो अब अगर हम किसी भी कंपाउंड को लिख देते हैं, अब अगर मैंने एक कंपाउंड का C12, H22O11, इसे तुम बोलते हो शुगर. इसका कॉमन नेम है शुगर. C12, H22O11, इसका कॉमन नेम क्या है? शुगर. अब मुझे तो शुगर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ शुगर मॉलिक्यूल? Carbon, hydrogen and oxygen. अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है जल्दी बताओ. व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ शुगर? व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ शुगर? 45. कितनी हो जाएगी? 12. 45. 12 plus 22, 34. 34 and 11 will be 45. There are 3 elements which are by number of atoms 12, 22, 11. 12, 22, 11. अब देखो, ये थे तुम्हारे मॉलिक्यूल, ये थे तुम्हारे मॉलिक्यूल. अब कुछ तुम्हारे बनेंगे सॉल्ट्स. अब देखो तुम्हारे पास कुछ सब्सटेंसेस के बनेंगे सॉल्ट्स, कुछ सब्सटेंसेस के तुम्हारे पास होते हैं सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ आयंस. सॉल्ट जो है वो आयन से मिलके बने होते हैं. इसमें 2 तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस. अब देखो किसी सॉल्ट में 2 तरह के आयंस होंगे. किसी भी सॉल्ट में 2 तरह के आयंस होंगे. एक होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन. अब जैसे तुमने लिखा NaCl, तो NaCl में पहले कैटायन होगा, बाद में एनायन होगा. किसी सॉल्ट में तो पहले कैटायन, इनके मॉलिक्यूल नहीं होंगे, इनके मॉलिक्यूल नहीं होंगे. सॉल्ट्स जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल नहीं होते, इनके फॉर्मूलाज होते हैं. सॉल्ट्स के लिए हम क्या लिखते हैं? वी राइट सिंपल फॉर्मूला. सॉल्ट के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? एक सिंपल फॉर्मूले को लिख देते हैं. फॉर सॉल्ट वी राइट अ सिंपल फॉर्मूला NaCl. NaCl. अब अगर हमने यहाँ लिखा Na2O, अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा AlF3, अब मैंने यहाँ लिखा MgF2,
अब यहाँ पे लिख दिया MgO, तो जो पहले लिखा है वो कैटायन है, फॉर्मूले में जो पहले लिखा है वो कैटायन है, और जो बाद में लिखा है वो क्या चीज है तुम्हारी, एनायन है। अब देखो सॉल्ट के फॉर्मूले में जो पहले लिखा होगा, ये रूल है, जो पहले लिखा होगा वो कैटायन होगा और जो बाद में लिखा होगा वो है। तो अगर अब मैंने यहाँ पे KCl लिखा, तो KCl में पहले पोटेशियम का कैटायन है और क्लोराइड का एनायन है। अब इसी तरह से अगर एक सॉल्ट को तुमने लिखा Na2SO4, अब यहां देखो, यहां पे दो चीजें हैं, एक है तुम्हारा कैटायन जिसको तुमने सोडियम के फॉर्म में लिखा है, और दूसरा वाला तुम्हारा है एनायन जिसे तुमने सल्फेट के फॉर्म में लिखा है। पहला वाला है तुम्हारा कैटायन जिसे तुमने पहले लिखा, बाद में ये तुम्हारा एनायन है। अब एनायन जो है वो ग्रुप ऑफ आयंस है, ग्रुप ऑफ एटम विद चार्ज। अब यहां पर जो एनायन है दैट इज ग्रुप ऑफ एटम विथ नेगेटिव चार्ज। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अकेले एक ही एटम पर हो। जब तुमने लिखा सल्फेट, देखो ऐसे आयन जिनमें ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आता है, तो इसके एग्जांपल अगर तुम देखो तो ये होते हैं सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब तुमको मालूम होना चाहिए। यहां से तुम इनको याद कर लो, इससे बोलते हो तुम सल्फेट, इसे तुम क्या बोल देते हो, नाइट्रेट। क्या बोल रहे हो तुम इसे, नाइट्रेट। ये है तुम्हारा फॉस्फेट, नाइट्रेट के बाद ये तुमने लिखा फॉस्फेट। अब कैटायन अकेला भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। एक मेटल का आयन कैटायन बना सकता है, या ग्रुप ऑफ एटम पे भी तुम चार्ज दे सकते हो, अमोनियम। अब वो ये है तुम्हारा अमोनियम आयन, ये है तुम्हारा यहां पर अमोनियम है, NH4+ इज अमोनियम आयन। अब एनायन भी तुम्हारे अकेले भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड, जैसे क्लोराइड, जैसे ऑक्साइड, जैसे नाइट्राइट। फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइट। तो एक फॉर्मूला जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, या तो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा या एक आयोनिक कंपाउंड को। कैटायन अकेला नहीं हो सकता। कैटायन एनायन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जब भी कैटायन होगा उसके साथ एक एनायन होगा, जब भी कोई एनायन होगा उसके साथ एक कैटायन होगा, और उनके चार्ज होगा, वो भी मैं तुमको आगे सिखाऊंगा। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन अकेले अकेले नहीं हो सकते हैं। अब तुम इनको काउंट करना चाहते हो बाय नंबर और बाय वेट और बाय वॉल्यूम। अब तुमको मैंने शुरू में बताया कि तुम्हें काउंटिंग के लिए तीन ही तरीके, किसी चीज को नंबर काउंट करने के लिए तीन तरीके मैंने तुम्हें शुरू में बताया, क्या है, एक मास और वेट, वॉल्यूम और नंबर, मास, वॉल्यूम और नंबर। अब यहां से मैं तुम्हें मास, वॉल्यूम या नंबर की बात करूं, तो इसके लिए अब तुमने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, एक नाम इंट्रोड्यूस किया, मोल। तो मोल का सबसे पहले देखो एब्रीवेशन है मोल। अगर अपन को कभी मोल को शॉर्ट में लिखना है तो इसका एब्रीवेशन अपन क्या लिख देंगे, MOL। बायोलॉजी में मोल के मतलब अलग अलग होते हैं, एक जानवर या स्किन पर आने वाले स्पॉट से भी वो रिलेट कर लेते हैं, पर केमिस्ट्री में मोल को तुम MOLE लिखो या MOL लिखो, तो ये इसका एब्रीवेशन है, ये इसका एब्रीवेशन है, ये इसका एब्रीवेशन है। यू राइट इट एज MOL। तो तुमने मोल लिखा या MOL लिखा, दोनों का एक ही मतलब है, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग। अब देखो ये क्या चीज है, इट्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग, ये नंबर का, काउंटिंग का फंडामेंटल यूनिट है। मोल क्या चीज है, मोल क्या चीज है, काउंटिंग। मतलब ये कौन सा यूनिट है इसका, ऐसा यूनिट।
विच यूनिट एसआई। अब तुमको ये मालूम है, तुमने थोड़ा सा तो पढ़ा होगा कि तुम्हारे पास 3 तरह के यूनिट होते, एक एसआई, एक एमकेएस, एक एफपीएस, एक सीजीएस। 4 तरह के सिस्टम थे काउंटिंग के। पहले एमकेएस था, सीजीएस, एफपीएस। अब ये जो फंडामेंटल यूनिट, मतलब जो साइंटिफिक यूज करते हैं, जो कैलकुलेशन के लिए हमको यूज करना है वो। अब तुम देखो रियल लाइफ में तुम काउंटिंग के लिए क्या यूज करते हो? डजन। हिंदी यू कॉल्ड इट एज दर्जन, हिंदी यू कॉल्ड इट एज दर्जन, इंग्लिश यू नेम्ड इट एज डजन। ठीक, तो अब डजन का मतलब हो गया 12। बट व्हाट एक्चुअली मोल इज? मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग। मोल किस चीज का यूनिट है? मोल किस चीज का यूनिट है? तो मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग। गिनने का, नंबर का यूनिट है। मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग। मोल किस चीज का यूनिट है? तो मोल एक्चुअली इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ नंबर्स। अब देखो, अब यूनिट 2 तरह के, एक फंडामेंटल, एक नॉन फंडामेंटल। तो जो फंडामेंटल बोलेंगे तो वो अपने यूनिट अपन ने पढ़ा, जैसे वेट का फंडामेंटल यूनिट है केजी, डिस्टेंस का मीटर। उसी तरह से नंबर का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मोल। अब मुझे बताओ व्हाट एक्चुअली मोल इज। कोई मुझे बताएगा मोल क्या होता है? कोई मुझे बताओ मोल क्या होता है? मुझे बताओ मोल क्या होता है, जल्दी से कोई भी। यस, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों um, को? हाँ एक बोलो। एक स्पेसिफिक नंबर है जो है इट्स यूज्ड टू मेजर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, ये भी मैं मान लेता हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग। एंड इट रिप्रेजेंट वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू विच इज ऑफ नो यूज इन डेली लाइफ। नो यूज इन डेली लाइफ। इतना बड़ा नंबर है कि एक आम इंसान के लिए, अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए मोल की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए मोल की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। चलो, एक ने बताया इट इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर। बट एग्जैक्टली मोल क्या है? व्हाट एक्चुअली योर मोल इज? यस, कैन एनीवन आंसर व्हाट एक्चुअली मोल इज? क्या कोई बताएगा कि मोल क्या होता Is है? it, I'm not हाँ, sure, but is it 6 times 10 to the power 23? नहीं, ये तो मैंने बताई, ये तो तुमने वैल्यू बताई है। ये तो तुमने मुझे इसकी वैल्यू बताई है कि ये वैल्यू तुमने बोली है 6.02 इंटू 10⁻23। कितनी होती है एक मोल की वैल्यू? तो 1 मोल इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, अ वेरी मैसिव नंबर। 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो, मोल जो है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ काउंटिंग है। मोल इज एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ Is it काउंटिंग है। concentration of ना, नो 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 कॉन्सेंट्रेशन। पहले अपन मोल समझो। देखो, डेफिनेशन आएगी तो ये टॉपिक बन जाएगा। क्या होता है मोल कंसेप्ट? 9th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। मतलब जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तब तक मोल आ जाता है। जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तब तक ये मोल तुम्हारे साथ चलता है। तो मोल होता क्या है? मोल होता है, पहले तुम समझो। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ, 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ। अब देखो, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम्स। एक मोल उतने कार्बन एटम के नंबर के बराबर है विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। अब देखो, ये C12 लिखने का मतलब क्या हुआ? तो मैंने तो बताया था एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन की आइसोटोप्स होंगे, एक कार्बन होगा 12, एक कार्बन होगा 13, एक कार्बन होगा 14। सबका मास, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 ही होना। सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही रहेगा। मैंने बोला अगर तुम सिर्फ कार्बन 12 को लेते हो, तुम किसको लेते हो?
कार्बन 12 लेते हो, उसके 12 ग्राम को ले लेते हो, उसमें जितने कार्बन के एटम होते हैं, if you select 12 gram of carbon 12 and if you count the number of carbon 12 atom in it, so that number of carbon 12 atom present in it is known as a 1 mole. एक 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने कार्बन के एटम होंगे उतने एटम के बराबर नंबर को तुम 1 मोल बोलोगे, और ये जो 1 मोल है ये नंबर काउंट करने पे कितना आएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब तुमको ये वाला कार्बन नहीं लेना, तुमको ये वाला कार्बन नहीं लेना, सिर्फ तुमको क्या करना है, कार्बन 12 के 12 ग्राम लेना है। उस कार्बन 12 में जितने कार्बन के एटम होंगे उनके नंबर को तुम 1 मोल बोलोगे। इस मैसिव नंबर को तुम बाद में जाके एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो। इस मैसिव नंबर को तुम आगे जाके एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो। तुम इस एवोगैड्रो नंबर को या तो एन के नीचे कैपिटल है, अब तुम देखो अगर तुमने एन और ए छोटा लिखा तो ये सोडियम है, अब अगर तुमने यहां पर एन और ए छोटा लिखा तो ये सोडियम है जिसको मैंने लिख के काट दिया, या किसी किताब में ये N0 लिखा होगा। तुम अपने दिमाग में बैठाओ एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये वही नंबर है जो एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 में, अगर हम 12 ग्राम कार्बन 12 लेंगे तो उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे? अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 लेंगे तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर कार्बन एटम्स होंगे। उसमें किसके बराबर कार्बन के एटम होने वाले हैं? हाउ मेनी कार्बन एटम बीइंग प्रेजेंट इनसाइड इट? एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन के एटम आएंगे उसके अंदर? एवोगैड्रो नंबर। अब देखो 1 मोल, पहले तुम यहां समझो व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल इज 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब तुमको यहाँ पे बताना होगा कि किसके 1 मोल है, तुम्हें यहाँ पे बताना होगा किसके 1 मोल है, और उसी चीज को यहाँ सर्कल। अब तुम बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमने यहां पर क्या बोला? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू स्पीक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब अगर तुमने देखो यहां पे बोल दिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो तुमने बोला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुमने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तुमने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तुमने बोला 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, तुमने बोला 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तुमने बोला 1 मोल ऑफ ऑरेंज एग, अंडे। तो तुम्हें हमेशा मोल के साथ बताना होगा क्या चीज। भाई अगर तुम ऐसे बताओ, अगर तुमने बोला अच्छा वेट नापने का यूनिट क्या होता है? केजी या ग्राम। वेट नापने का यूनिट क्या होता है? केजी और ग्राम। अगर तुम किसी शॉप पर जाओ और तुम दुकान वाले को बोलो भाई साहब मुझे 1 केजी दे दो, भाई साहब मुझको 1 केजी दे दो, तो क्या कुछ मिल सकता है तुमको? मुझे बताओ जल्दी से। अगर तुम किसी शॉप पर जाते हो और तुम वहां पर बोलते हो कि भाई साहब मुझे 1 किलो दे दो, तो तुम्हें कोई सामान मिल सकता है? बेटा आंसर दो, तुम्हें कुछ मिल सकता है? मेरी आवाज आ रही है तुमको? तुम मुझे देख पा रहे हो? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो? अच्छा बताओ मुझे, तुम किसी दुकान पे जाओ, तुम बोलो कि मुझे 1 किलो दे दो, तो तुम्हें कुछ मिल सकता है? नो सर। तुम्हें बताना होगा कि मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए, शुगर, 1 केजी ऑरेंजेस चाहिए, या 1 केजी आलू चाहिए, या 1 केजी पैन चाहिए, या 1 केजी चॉकलेट चाहिए। तो जब तुम उस नंबर को बताओगे तो केजी का मतलब उतना वेट दे दिया, तो इसका मतलब हुआ, अब देखो इस चीज का मतलब हुआ
6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसे तुम शॉर्ट में देखो ऐसा लिखोगे, एन ए ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत शॉर्ट में देखो, एन और ए नीचे कैपिटल है। व्हाट इज एन ए? एवोगैड्रो नंबर। अब अगर तुमने यहां पर लिखा 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 6.02 into 23 नंबर ऑफ सोडियम एटम, इतने सोडियम एटम का कलेक्शन होगा। इसे तुम बोलोगे एन ए ऑफ एन ए। देखो अब यहां पे दो चीज लिखी, पहले लिखा एन के नीचे छोटा वाला बड़ा ए, ये जो एन के नीचे छोटा वाला बड़ा है ये एवोगैड्रो नंबर है, और यहां पे दूसरे वाले में जो ए छोटा है ये सोडियम है। तो एन ए ऑफ एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम। अब देखो अगर अब तुमने O2 यहां पे लिख दिया है, तो इसका मतलब हुआ 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ O2। इसका मतलब हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब देखो अगर अब तुमने ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। 6.02 ओजोन, इसका मतलब हो गया Na ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। O3 मतलब ओजोन, मॉलिक्यूल अपने आप आ जाएगा। अब अगर देखो तुमने यह CO2 लिखा है, इफ यू राइट हियर CO2, तो इसका मतलब हुआ 6.02 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ CO2 molecule which is Na of CO2, which is Na of CO2। ये CO2 के मॉलिक्यूल का नंबर है। ये क्या चीज है? ये CO2 के मॉलिक्यूल का नंबर है। अब 1 मोल अंडे, 1 मोल मुर्गी के अंडे, इसका मतलब हुआ 6.02 into 10 to the power 23 अंडे। कितने एग्स होंगे? एवोगैड्रो। इसको तुम क्या लिख सकते हो? Na ऑफ एग। अगर तुम्हारे पास इतने अंडे ना, अगर तुम उनको अर्थ पे जमाओ, तो पूरी अर्थ को कवर करके बहुत सारी लेयर्स बनेंगी और लगभग 2 किलोमीटर इतने हो जाएंगे। ये 1 मोल अंडे कभी हो ही नहीं सकते। 1 मोल एग मुर्गी की अगर तुम अंडे बोलोगे, तो दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 6.02 into 10 to the power 23। तो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? अब देखो मैंने तुमको बोला व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? तो तुम यहां से देख रहे हो कि एवोगैड्रो नंबर ये नंबर है 6.02 into 10 to the power 23। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर? अब एवोगैड्रो नंबर को तुम कैसे लिखते हो? किसी किताब में एन के नीचे कैपिटल ए लिखा होगा या एन के नीचे 0 लिखा होगा। अगर तुम अलग अलग बुक देखते हो, तो किसी बुक में एन के नीचे 0 लिखा होगा या एन के नीचे Na लिखा होगा। अब एवोगैड्रो नंबर इज अ नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। अगर तुम्हारे पास 12 ग्राम कार्बन 12 है, तो उसमें जितने कार्बन एटम के नंबर होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। और ये नंबर इतना होता है, और ये नंबर कितना होता है? 6.02 into 10 के ऊपर 23। 6.0222 मतलब बहुत 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 सारे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन काउंट करते हो, इससे भी बड़ा एक नंबर बनेगा। इससे भी बड़ा एक नंबर यहां पर बनेगा नंबर ऑफ मोल्स को लेके। तो अब तुम यहां पे देख रहे हो कि 6.02 into 10 to the power 23। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा मुझे एक चीज यहां पे बताओ, पहले मैं तुम्हें एक और चीज पूछूंगा, फिर अपन बनाएंगे फॉर्मूला। 1 मोल का मतलब
2 मोल का मतलब, 3 मोल का मतलब, या n मोल का मतलब। देखो अब छोटा वाला n मतलब कोई भी एक वेरिएबल है। 1 मोल का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 दैट ऑब्जेक्ट, और उसके बदले तुमने Na ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 मोल। अगर मैं तुमसे बोलूं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और तुम इसे लिखोगे 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। 2 एवोगाड्रो नंबर का मतलब 2 मोल्स। 3 मोल का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और तुम इसको लिखोगे 3Na n। अब जैसे तुम मैथ्स में वेरिएबल लेते हो XYZ, अब हमारी किताबों में इस चैप्टर में छोटे वाले n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो n मोल का मतलब हो गया n इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, और n इंटू Na। नंबर ऑफ मोल्स हो गए तुम्हारे n इंटू Na। तो अब हमने यहां से एक फॉर्मूला बनाया। देखो अब मैंने यहां से एक फॉर्मूला बनाया, तुमको ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला पहले, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हो, नंबर ऑफ मोल्स को तुम क्या लिखते हो? n। गिवन नंबर, कोई भी नंबर तुमको दिया है, गिवन नंबर, जो भी नंबर तुमको दिया है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। किसी भी नंबर को अगर तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, अब तुम किसी भी नंबर को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब गिवन नंबर के लिए केमिस्ट्री में n लिखते हैं, गिवन नंबर के लिए केमिस्ट्री में क्या लिख देते हैं? n। कोई भी नंबर होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 10 बिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है, या उससे भी बड़ा एक नंबर को तुम लेके चल सकते हो अपॉन n। अब देखो व्हाट इज मोल्स, व्हाट इज मोल्स, हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? n अपॉन Na। जब भी नंबर दिया होगा, जब भी तुमको नंबर दिया होगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला n अपॉन Na। What does Na stands for? What does this Na stands for? Avogadro number. Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। यहां पर जो Na है वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसे तुम एवोगैड्रो नंबर बोलते हो। वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसे तुम एवोगैड्रो नंबर बोलते हो। जब भी नंबर दिए हैं तो उसको एवोगैड्रो नंबर से तुम डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द थिंग इन मोल्स। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं 1 डजन, चलो अब जो चीज तुम समझते हो पहले तुमको वही समझाता हूँ। जो चीज तुमको समझ में आती है पहले तुम उसको समझाओ मुझे। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, एक रियल लाइफ। 1 डजन, व्हाट डज 1 डजन स्टैंड्स फॉर? 1 डजन मतलब 12। अब अगर मैं बोलूं यू हैव 12 ऑरेंजेस, और यू हैव 120, you have 120 egg, you have 60। अब आप देखो तुम्हारे पास 60 पेन है, you have 30 पेंसिल, you have 30 पेंसिल। तुम यहाँ पे समझ लो कि तुम्हारे पास इतनी पेंसिल है। कितनी पेंसिल है बेटा? यहाँ पे 30। हाउ मेनी पेंसिल डू यू हैव? 30 पेंसिल। और अगर तुमने यहाँ पे कुछ लिखा, सपोज यू राइट योर 100 बॉक्स, तुमने यहाँ पे लिख दिया 100 बॉक्स। You have 20, you have 20, you have a 20 number of, कुछ भी एक 20 नंबर का ऑब्जेक्ट ले लो जो तुम्हें चाहिए है, तुम उन ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। कुछ भी तुमने 20 ऑब्जेक्ट ले लिया, पेन ले लिया, तुमने पेंसिल ले लिया, तुमने कॉपी ले ली। अब इनको तुम्हें डजन में बदलना है। अब मुझे बताओ 12 ऑरेंज मतलब कितने डजन होंगे? जल्दी से बताओ 12 ऑरेंज मतलब कितने डजन? बताओ जल्दी। क्या 12 को तुमने 12 से डिवाइड किया तो यू विल गेट डजन।
दैट विल बी 1 डजन। अच्छा 120 एग में कितने डजन होंगे? 10. तुमने 12 120 को एक कांस्टेंट नंबर 12 से डिवाइड किया तो तुम्हें मिल जाएंगे 10 डजन। तो 120 एग विल बी इक्वल टू 10 डजन। 120 एग विल बी इक्वल टू 10 डजन। अब तुमने बोला 120 एग किसके बराबर हो गए हैं? तो 120 एग विल बी इक्वल टू 10 डजन। अब 60 पैन विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डजन? जल्दी बताओ। 60 पैन किससे डिवाइड करोगे? 12 से। तो कितने डजन आ रहे हैं यहाँ पे? 5। अच्छा 30 पेंसिल बराबर हाउ मेनी डजन्स? सो हियर यू हैव टू राइट हियर 30 अपॉन 12। क्या करोगे तुम? 30 अपॉन 12 डजन। तो 30 अपॉन 12 कितना हो गया? 2.5. 2.5 डजन। कितने डजन हो गए तुम्हारे पास? 2.5 डजन। अब अगर मैंने यहां पे लिखा 100 बॉक्स, तो 100 अपॉन 12 डजन यही होगा। 100 अपॉन 12 ये हो गया 8.25 डजन। Am I right? 100 divided by 12 is 8.25. 20 copy. 20 copy will be equal to how many dozen? 20 copy will be equal to how many dozens? 20 upon 12 डजन। तो अगर तुम किसी भी चीज को 12 से डिवाइड कर देते हो, किसी भी नंबर को, किसी चीज नंबर, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 12 will convert it into dozen। यही फॉर्मूला बना ना? Any number when divided by 12 will be converted into dozen। तो अब केमिस्ट्री में क्या हो गया? अब केमिस्ट्री में डजन यूज नहीं होता। डजन बहुत छोटा है और ये साइंटिफिक यूनिट नहीं है। अब किसी भी चीज को तुम इस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, if anything divided by this Avogadro number will convert that number into moles। अब तुम किसी भी नंबर, अगर तुम्हें नंबर दिया है तो तुम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो वो किस में बदल जाएगा? मोल्स में। चलो अब मैं तुमको क्वेश्चन दूं, एक एक करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ गिवन केमिकल यूनिट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी। हाउ मेनी मोल्स of given chemical units are present in following? क्या करोगे तुम? अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? पोटेशियम। क्या ऑब्जेक्ट है? पोटेशियम। तो यू राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम। तुमको आना चाहिए सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम, इससे तुम लिखोगे एन। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। बीच तुमने बता दिया पोटेशियम मतलब पोटेशियम के मोल्स। यू राइट हियर गिवन मोल्स, गिवन नंबर, यू राइट हियर गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बन गया ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब बताओ पोटेशियम के कितने एटम दिए तुम्हें? 3.01 इंटू 10 टू द पावर 24 ये दिए हुए, ये क्वेश्चन में दिए हैं। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 5 मोल। क्या आ गया ये? अगर इतने पोटेशियम एटम हैं, अगर इतने पोटेशियम एटम है तो ये कितने मोल के बराबर होंगे? अगर इतने पोटेशियम एटम है तो ये कितने मोल के बराबर होंगे? तो दैट विल बी इक्वल टू 5 मोल। इतने पोटेशियम के एटम कितने मोल्स के बराबर होंगे? 5 मोल्स। अब जरा इसे सॉल्व करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बी। जल्दी से बी का आंसर निकालो। कैलकुलेट द आंसर ऑफ बी पार्ट। कितना आ रहा है? 10 मोल। 10 मोल, बिल्कुल 10 आ रहा है। देखो एक बार फिर से करेक्शन करके। No, sir, sorry, 100 मोल।
कितना आ रहा है? अब देखो फॉर्मूला तो अपना यही है, एन गिवन नंबर कितना दिया है तुम्हें? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 25। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये कैंसिल, 10 टू द पावर 25 माइनस 23, 10 टू द पावर 2, इसका मतलब हो गया 100। 10 टू द पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 100 मोल। तो अगर तुम्हारे पास इतने शुगर के मॉलिक्यूल हैं, अगर तुम्हारे पास इतने शुगर के मॉलिक्यूल हैं, तो वो कितने मोल होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 100 मोल। अच्छा आप बताओ ये कितने ऑक्साइड आयन होंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। सब लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इन दिस मच नंबर ऑफ आयंस। कितने आएंगे जल्दी बताओ मुझे। क्या करना है तुमको? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तुम सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए सर देखो 6 इंटू 10 टू द पावर 23। फॉर ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यू कैन राइट मोल एज दिस। ये आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखो ये जो चीज है ये बन गई 10 टू द पावर 22 माइनस 23, 1.5, और ये मिलके बन गया 4। तो ये आ गया 1/4 इंटू दिस इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर -1। कितने हो गए? 0.25 है, ये हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। कितने मोल? इतने मोल। कितने मोल ऑक्साइड आयन हुए? तो यू जस्ट कैलकुलेटेड द ऑक्साइड आयन बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर को, दिए हुए नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। दिए हुए नंबर को किससे डिवाइड करना है? यू टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, चलो। अच्छा अब ये बताओ हाउ मेनी अमोनियम आयंस आर प्रेजेंट इन दिस नंबर। जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा ये। एक ही फॉर्मूला, एक जैसे क्वेश्चन थे चारों। जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? सिद्धांत 3.01 into 10 to the power 20 नहीं, divided by हाँ बिल्कुल 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.0। 6.02 into 10 to the power 23. तो ये दोनों तो हो गए 1/2। अब ये नंबर हो गया 10 टू द पावर 10 to the power 20 minus 23। 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3। 1/2 होता है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4। कितना आ गया ये? 5 इंटू 10 टू द पावर -4। कितना आया ये चीज? 5 इंटू 10 टू द पावर -4। कितनी आ गई ये चीज? 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा अब एक सेकंड क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट बना के दिया है मैं तुम्हें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस मच नंबर ऑफ सोडियम। अब देखो यहां पर एक टर्म आ गया ग्राम एटम, यहां पर एक टर्म आ गया ग्राम एटम। ग्राम एटम इज सिनोनिम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम एटम का मतलब होता है, ग्राम एटम मींस मोल ऑफ एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड, what does the phrase gram atom represent? To gram atom represent the number of moles. Gram atom represent the number of moles. gram atom किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को तुम क्या लिखते हो? n। क्या लिखते हो? छोटा n। what does छोटा n stands for? what does small letter n stands for? small letter n stands for number of moles.
अब n को तुम क्या लिख दोगे, n अपॉन Na। क्या लिखोगे यहाँ पे, n अपॉन Na। n को तुम क्या लिखोगे, व्हाट यू राइट, n इज इक्वल टू n अपॉन Na। अब यहाँ पे देखो n 3.01 into 10 to the power 24. 3.01 into 10 to the power 24 upon 6.02 into 0.02 10 to into the 10 to the 23। power. ये हो गया Equals to 1/2 5. into 10, that will be 5 ग्राम एटम। ग्राम एटम या इसे बोलोगे 5 मोल, ग्राम एटम ऑफ सोडियम। क्या बोलोगे, ग्राम एटम ऑफ सोडियम या 5 मोल ऑफ सोडियम, वन एंड द सेम। अब देखो तुमने बोला 5 ग्राम ऑफ सोडियम, 5 ग्राम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब सिर्फ 5 ग्राम। 5 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब है सिर्फ 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है 5 ग्राम एटम ऑफ सोडियम का मतलब है 5 मोल ऑफ सोडियम। तो ग्राम एटम किसका सिनोनिम है, 1 मोल एटम का। 1 मोल एटम के लिए तुम क्या लिख देते हो, ग्राम एटम। 1 मोल एटम के लिए तुम क्या लिखते हो, व्हाट यू राइट फॉर ग्राम एटम। ग्राम एटम सिग्निफाई, तुमको याद करना है, ग्राम एटम किस चीज को दिखाता है, किस चीज को बताता है बेटा, ग्राम एटम बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ग्राम मोल। पर अगर मैं ग्राम ऑफ एटम तो मतलब वो एक सिर्फ वेट हो गया। दो चीज समझ, अगर ग्राम एटम लिखा है तो मोल, ग्राम ऑफ एटम में लिखा है तो मतलब वो वेट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यहां देखो, यहां पे ग्राम मॉलिक्यूल आएगा इस क्वेश्चन में, यहां पे ग्राम मॉलिक्यूल लिखना चाहिए था और वो लिख दिया मैंने। अब देखो ये ग्राम मॉलिक्यूल, इस क्वेश्चन में यहां पर एक लेटर यूज हुआ, एक वर्ड यूज हुआ है ग्राम मॉलिक्यूल। क्या यूज हुआ है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है, ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब है तुमको बता दो। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल की। ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल होंगे, मतलब इसको तुम लिखोगे छोटा n, इसे तुम क्या लिखोगे यहां पर छोटा वाला n, स्मॉल n। क्या लिखने वाले हो तुम इसे यहां पर, स्मॉल n। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूल, अब तुम क्या बोला गया, ग्राम, तो n इज इक्वल टू 6.01 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.01 इंटू 10, 02 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 ग्राम मोल। ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या बोलोगे तुम, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या तुम इसे बोलोगे, 10 मोल ऑफ वाटर। क्या बोलने वाले हो उसे, 10 मोल ऑफ वाटर। क्या बोलोगे बेटा, 10 मोल ऑफ 10 mole of water. वाटर के कितने मोल, 10 मोल। वाटर के कितने मोल, 10 मोल। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक बार तुम ट्राई करो फिर मैं बताता हूं तुम्हें। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करो। how many carbon atom are present in, how many carbon atom are present in 0.1 mole of CO2। तुम सबसे पहले देखो, जब तुमने CO2 लिखा तो इससे तुम्हें क्या पता लगा, एक 1 molecule of CO2 contain 1 carbon atom and 2 ऑक्सीजन एटम। तुम्हें इससे पता लगा, तुम्हें, हाँ चिन्मय पूछो क्या हो गया, चिन्मय। सर मैं आंसर बता रहा था। ठीक है बताना ना, मैं तो अगले क्वेश्चन इजी फिफ्थ में दूंगा मैं। देखो आज की क्लास कैसी है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है चिन्मय, इसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन छुपी हुई। अब देखो एक मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 2 कार्बन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। मतलब जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही कार्बन एटम होंगे, और उसके डबल। इस फॉर्मूले से तुम्हें ये पता लगा। तो अगर तुमने बोला 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन
अब 1 मोल CO2 में कितना होगा, देखो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 1 मोल कार्बन एटम एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम। इसे समझो 1 मोल, इसे तुमको समझना है कि 1 मोल CO2 में तो जितने CO2 के मोल हैं उतने ही मोल कार्बन के हैं, और जितने CO2 है उसके डबल ऑक्सीजन है, क्योंकि फॉर्मूले में ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है। अब तुम्हें यहां पे क्वेश्चन में यहां देखो क्या दिया है, 0.1 मोल क्या लिखा हुआ है, सो देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ CO2 contain 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, कितने कार्बन एटम है, तुम समझो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, हाउ मेनी कार्बन एटम, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, क्योंकि फॉर्मूले में कार्बन का नंबर 1 है। यहां देखो इस फॉर्मूले में कार्बन का नंबर, जब तुमने CO2 लिखा तो CO2 का मतलब है 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। व्हाट डज द फॉर्मूला CO2 स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज दिस फॉर्मूला CO2 स्टैंड्स फॉर, ये फॉर्मूला CO2 क्या दिखाता है, 1 कार्बन। अब देखो तुम इसी चीज को लिख सकते हो पॉइंट, अब इसी चीज को देखो तुम क्या लिख सकते हो, 0.1 मोल की जगह तुम लिख सकते हो Na ऑफ कार्बन एटम। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। देखो 3 चीजें हुई, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें समझाने के लिए थी, ये सोल्यूशन यहां से शुरू हुआ, क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो यहां से शुरू हुआ। तुमसे पूछा था अगर तुम्हारे पास 0.1 मोल CO2 है, अगर तुम्हारे पास 0.1 मोल CO2 है तो उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे। अब तुम्हारे पास अगर 0.1 मोल CO2 है तो उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे, 0.1 मोल कार्बन तो उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे, हाउ मेनी कार्बन एटम बीइंग प्रेजेंट हियर, 0.1 मोल। देखो 3 आंसर हो सकते हैं, क्या लिखा तुमने आंसर, एक 0.1 मोल, दूसरा आंसर तुम्हारा क्या हो सकता है 0.1 Na, तीसरा आंसर क्या हो सकता है, ये मल्टीप्लाई का रिजल्ट 6.02 इंटू 10⁻22। अच्छा, अब मैंने तुमसे 5th क्वेश्चन, यहां पे मैं तुम्हारे लिए 5th क्वेश्चन लेके आया बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए यहां पे 5th क्वेश्चन लेके आया, इसे सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से 5th क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले बताओ ग्राम एटम का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्राम एटम, मोल, मोल। Mole किसके of निकालना है atom. तुम्हें क्वेश्चन में, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसके मोल निकालना है तुमको इस क्वेश्चन में, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, अभी तुमको शुरू में बताया था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, ये तुम्हारी परेशानी का तुम्हें फॉर्मूले नहीं मालूम, तुम्हें बता रहा हूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन, CH4, CH4 मतलब मीथेन, व्हाट डज द फॉर्मूला CH4 स्टैंड्स फॉर, द फॉर्म मीथेन। अच्छा अब 1 मोल, सबसे पहले तुम यहां देखो 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स, अब तुमसे सिर्फ क्वेश्चन में हाइड्रोजन पूछा है, कार्बन नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही समझ में आ रहा है तुम्हें CH4 लिखने पे, जब तुमने CH4 लिखा तो इसका मतलब है कि 1 मोल CH4 के अंदर, 1 मोल CH4 के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन के एटम है, 4 मोल। तो अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहां दिया 0.4 मोल, क्या दिया हुआ है, therefore 0.4 मोल ऑफ मीथेन कंटेन 4 इंटू 0.4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम।
कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो अगर ये 0.4 है तो हाइड्रोजन के एटम इतने हो जाएंगे। अब इसी चीज को तुम दूसरे तरीके से लिख सकते हो, और 4 इंटू 0.4 इंटू ग्राम, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब तुमने इसे लिख दिया ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि तुम्हें निकालना था, जो कि तुमको निकालना था ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4 इंटू 0.4 इंटू एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो एक ही चीज है, उसको कई तरह से तुमको लिखना है, यहाँ एक ही इंफॉर्मेशन है, उसे तुम कई तरह से लिख रहे हो। 4 इंटू 0.4 एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, या तुम इसको ऐसे लिख दो 4 इंटू 0.4, और अब एन की पूरी वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े अजीब से या कठिन हो जाते हैं। तुम देखो इसके कितने सारे आंसर यहाँ पे निकल रहे हैं, एक ही चीज को लिखने के तरीके। फॉर्मूला देखा तुमने, तुमने यहां पर फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले से तुमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। तुमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा और इस फॉर्मूले से तुमने कैलकुलेशन कर दिया है। अब देखो तुमने यहाँ एक फॉर्मूला देखा और उससे तुमने कैलकुलेशन कर लिया है। अच्छा अब अगर मैं तुमको यहाँ पे लिखूं, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैलकुलेट नंबर ऑफ, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.2 मोल ऑफ यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया। अब मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, यहां पर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है, यहां पर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया है कि इतने मोल यूरिया में, मैं तुम्हें यूरिया का फॉर्मूला भी दिया है, इतने मोल यूरिया में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 0.2 मोल ऑफ यूरिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, हेलो, sir. हाँ चलो मुझे बताओ कितने होंगे, जल्दी कैलकुलेट करके। जल्दी कैलकुलेट करो। Sir, 4 into 0.2 into 6.0. देखो पहली बात, अब मुझे देखो, पहले देखो यूरिया का 6.0. फॉर्मूला देख लो, सब लोग यूरिया का फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दोनों तरफ से काउंट करना है, ये वाले और ये वाले दोनों, तो कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 4। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है, तो तुमने बोला भाई 4। तो therefore in 0.2 मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, mole of hydrogen atom will be, mole of hydrogen atom will be 0.2 into 4 mole, that will be equal to 0.8 mole। देखो एक आंसर तो 0.8 मोल आ गया। क्या आया तुम्हारा एक आंसर, 0.8 मोल। तुम इसी 0.8 मोल को लिख सकते हो 0.8 ग्राम मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूल, या इसी को तुम बोलोगे 0.8 Na मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, या तुम इससे बोलोगे 0.8 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। तुम देखो चार में से, तुम यहाँ देखो चार में से तुम्हें, इन चार में से तुम्हें कोई एक आंसर, सभी चीज सेम है। देखो यहाँ जो भी लिखा है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है ये सेम है, सबकी एक ही चीज है, पर वो लिखने के तरीके अलग है। 0.2 इंटू 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, 0.2 इंटू 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 0.2 इंटू
4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोला मैंने इससे? 0.2, 0.8 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राम, अब ग्राम मॉलिक्यूल नहीं, ग्राम एटम। यहां पर एक गलती थी, ये सुधारो। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम, Na ऑफ हाइड्रोजन, ये पूरा लिखना पड़ेगा। दिस मच हाइड्रोजन एटम, दिस मच हाइड्रोजन एटम, इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे, इतने हाइड्रोजन के एटम होंगे। तुम्हें ये समझ में आया? हाँ, ये समझ में Yes, आ रहा है sir. तुमको? समझ में आया? अब कल भी मैं क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो भी वहां पढ़ाऊंगा। उसके बाद तुमको एसिड बेस अलग से पढ़ा दूंगा। जो 10th के बच्चे हैं ना, उनको एसिड बेस अलग से। तो अब नहीं होगा तो मैं एक संडे को बड़ी क्लास दूंगा 1.5-2 घंटे की, तो मैं मोल कंसेप्ट सिखा दूंगा। अब वो नेक्स्ट क्लास में तुमको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन नेक्स्ट क्लास यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन मैंने पहले तुम्हारे लिए बना लिए 9-10 के लेवल पे, कि जो तुमसे ओरली बने। ये अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले। इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें वेट और मोल का रिलेशन बताऊंगा, और उसके तीसरी क्लास में वॉल्यूम और मोल का रिलेशन बताऊंगा, गैस की वॉल्यूम और उसके मोल्स। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक क्लास में मैंने तुमको क्या पढ़ाया? तो मैंने आज की एक क्लास में तुमको बताया कि कैसे तुम नंबर और मोल्स के बीच में रिजल्ट निकाल सकते हो। कैसे तुम एक नंबर और मोल्स, क्योंकि ये नंबर बड़ा परेशान करता है, तो कैसे तुम नंबर और मोल्स के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, वो मैंने तुमको एक कंसेप्ट। तो मेरे ख्याल से तुम सबको एक क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी मुझे आंसर बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हाँ? यस देखो अभी तक ये सबसे इंटरेस्टिंग क्लास थी। बता, अभी तक इससे पहले जो क्लासेस पढ़ाई थी उनमें थ्योरी होती थी, पर अब इस क्लास में कैलकुलेशन। अभी तो मैं तुम्हें आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं तुमको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें होमवर्क और असाइनमेंट भी दूंगा। हाँ, ये जो मैंने तुमको पढ़ाया है इसकी पीडीएफ बना के मैं क्लास के बाद, अभी लेट इवनिंग में, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी जस्ट इसके बाद, तो लेट इवनिंग में मैं तुम्हें इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो तुम ये वहां पर देख लेना। समझ में आया बेटा? क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो कुछ बोला तो करो। No, sir. सब कुछ समझ में आया? Yes. ठीक। तो आज अपन ने मोल का सिनोनिम क्या होता है, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। मोल का सिनोनिम क्या होगा, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास बताऊंगा ये सिनोनिम बने कैसे, कहां से ये ग्राम एटम आया, कहां से ये ग्राम मॉलिक्यूल आया, ये मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे क्लास को रोक रहा हूं। अपनी ऐप में से ये देख लेना, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो रिवीजन के लिए भी तुम देख सकते हो। बाय Bye, बाय sir. Thank you, बाय sir. बाय बाय बाय। Bye. Thank you.